नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। आज हम जानेंगे उनके लाइफस्टाइल, उनका आइडियोलॉजी और उनका ड्रीम, जो साम्राज्य को लेके उनका ड्रीम था, इस सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और तो दोस्तों देखा जाए तो आज का डेट में इस तरह के लोग लगभग इम्पॉसिबल है कहीं नज़र आना, कहीं दिखना, कहीं सुनना कि ऐसे लोग भी होते हैं क्या करके। तो दोस्तों फिर भी आज के इंडियन पॉलिटिक्स में माना जाता है कि अमित शाह जी को इंडियन पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है। आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और हर बार आपकी स्ट्रेटेजी लगभग जो आपकी दिशा है, जो आपकी टारगेट है, आप उसको अचीव करते हैं। और अमित शाह जी ने आचार्य चाणक्य को याद करते हुए बताए हैं कुछ, आप देख सकते हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में लगभग 2300-2400 साल पहले आर्य चाणक्य का जीवन का कालखंड रहा। वो एक कालखंड है जब देश बहुत छोटे छोटे राज्यों के अंदर बिखरा पड़ा था। बुद्ध अपना जीवन समाप्त कर चुके थे, महावीर अपना जीवन समाप्त कर चुके थे और ईरान और यूनान के अंदर एक महासत्ताओं का जन्म लेना भी शुरू हुआ था। और उस वक्त सबकी नजर हिंदुस्तान पर थी, क्योंकि भारत के अंदर एक प्रकार से सब सर्वोच्च पर था, मगर यहां व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सब यहां आकर भारत को लूटना चाहते थे। सिकंदर के आक्रमण से लेकर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के राज्याभिषेक तक, इतने लंबे कालखंड तक चाणक्य अलग अलग भूमिका में काम करते रहे। और एक कालखंड इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि महाभारत की लड़ाई के 2500 साल बाद देश की स्थिति ऐसी थी कि आध्यात्मिक ऊंचाई हमने बरकरार रखी थी, ज्ञान को भी संजो कर रखा था, मगर सारी व्यवस्था चरमरा चुकी। जब सिकंदर का हमला आया, एक के बाद एक पर्वत राजाओं को हराते हराते तक्षशिला भी सिकंदर की शरण में गया। उस वक्त आर्य चाणक्य ने एक निश्चय किया कि अगर हम भारत को एक नहीं करते हैं, हमें भी साम्राज्य नहीं बना सकते हैं, तो हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये सारा एक दिन लुप्त हो जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने दृढ़ निश्चय करा कि ये देश को एक ही ताने बाने में बुनना पड़ेगा और एक साम्राज्य का स्वरूप देना पड़ेगा। सिकंदर के हमले के बाद फिलिप को क्षत्रप बनाया गया और फिलिप को क्षत्रप पर से हटाने में भी चाणक्य की बड़ी भूमिका थी। चाणक्य का जन्म हुआ तब मैंने कहा, वो युवा हुए तब मैंने कहा, इस प्रकार की स्थिति में राष्ट्र था और चाणक्य का जब देह नहीं रहा तो एक मजबूत राष्ट्र वो छोड़कर गए, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और बर्मा से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी। इसकी शासन व्यवस्था ठीक ठाक थी, इसकी शैक्षणिक व्यवस्था ठीक ठाक थी, इसकी आर्थिक व्यवस्थाओं का पूरा खाका बनाकर ये महान आदमी गया और इतना मजबूत साम्राज्य की नींव रखी कि 1000 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं की भारत पर हमला करने की। तो दोस्तों आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य का, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका आइडियोलॉजी कैसा था, उनका ड्रीम क्या था। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य जो है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वारफेयर, फिलॉसफी, इस सब में, फाइनेंस, इस सब में एक्सपर्ट है दोस्तों। ये सब सब्जेक्ट्स जो है उन्होंने मास्टरी कर लिया था। तो इनका फादर का नाम था चनक, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, और उनका पुत्र चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी नाम से भी जाना जाता है, इनका भी इंटेलिजेंस बहुत हाई था दोस्तों। तो ये पूरा ही उनका पास ज्ञान, ये सब बहुत था। तो और उस टाइम में उस फिलॉसफी, ये सब जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब फॉरेन पॉलिसीज़
ये सब स्टडीज़ का उनका बहुत इंटरेस्ट था ये सब सब्जेक्ट्स में। और दोस्तों वो ये भी ऑब्ज़र्व करते थे कि राज्य कैसा चल रहा है और सोसाइटी में जो प्रजा है वो कैसे हैं, उनका कैसा है, वो खुश है या फिर उनको कहीं स्ट्रगल है, कैसे है, वो भी उनका ऑब्जर्वेंस था उस पर भी। और राजा कैसे मैनेज कर रहा है इनके ऊपर भी नज़र था। यहाँ जो आचार्य चाणक्य थे वो किंग नहीं थे, किंग मेकर थे। तो वो स्ट्रैटेजी बनाना, कैसे रहना, राज्य कैसा चलना, ये सब उनको आइडिया है। तो उसी डायरेक्शन में उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाया था, तो किंग मेकर। तो दोस्तों उसी तरह इंडियन पॉलिटिक्स में अभी देखा जाएगा तो हो सकता है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों का मानना है और मीडिया भी बहुत बार रेफरेंसेस दे चुका है कि उस आचार्य चाणक्य स्ट्रैटेजीज जो है अभी अमित शाह जी के स्ट्रैटेजीज में नज़र आता है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इसीलिए हो सकता है दोस्तों कि उन्हें चाणक्य नाम से पुकारा जाता है या माना जाता है। तो दोस्तों ये अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में कैसे रहते थे दोस्तों, ये हम अभी जानेंगे कहानी के द्वारा। तो दोस्तों इसमें चाणक्य जी के लाइफ के बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ एक दो स्टोरीज़ बताने का। तो उनका स्टार्ट करते हैं रॉयल किचन से। रॉयल किचन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजा के जो बंगला है उसमें एक किचन है, उसको कहते हैं रॉयल किचन। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था, वहाँ पे सबका मीटिंग था। मीटिंग में जो है इनका खाना पीना सब अरेंज था वहाँ पे। तो चाणक्य ने बोला कि नहीं चाहिए, वहाँ पे जो वहाँ के रसोई से नहीं चाहिए। तो एक ने पूछा था कि एक ऑफिशियल ने पूछा था कि क्यों, आप तो यहाँ के पावरफुल मिनिस्टर हैं, आप किंग के एडवाइज़र हैं, तो आपको डिज़र्व करते हैं, आपको तो खा सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये तो पब्लिक का टैक्स, मेहनत का पैसा, टैक्स, वो टैक्स से राजा को, वो टैक्स जो है राजा को पे करते हैं और राजा उनका वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं अगर उस किचन से कुछ खाऊं तो प्रजा की मेहनत मैं खाने जैसा होगा, तो इसीलिए मैं अपने घर में ही खाऊंगा, मैं अपने घर में खाऊंगा, यहाँ पे नहीं खाऊंगा। तो वैसा उनका लाइफ का जो एथिक्स है, लाइफ का जो उनका निर्णय है, ऐसा होता था दोस्तों। वो एक भी गलती करने से पहले, एक भी कहीं से गलत ना हो जाए, ये डर उनका पास रहता था। तो दोस्तों ये स्टोरी से ये समझ में आता है कि वो सिर्फ अपनी मेहनत कहीं कंज्यूम करते हैं और उसके बाहर के वो डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्टोरी। ये लैंप से है, चाणक्य लैंप ऐसे करके कुछ टाइटल होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो आचार्य चाणक्य अपने घर पर डॉक्यूमेंट्स लिख रहे थे, स्ट्रैटेजीज या जिससे भी रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते थे। तो इसी बीच एक स्टाफ आता है जो उनका ऑफिशियल है, वो आते हैं और उन्होंने कुछ पूछना था आचार्य चाणक्य जी से। तो उन्होंने डोर खोलकर अंदर आया, उनसे पूछा कुछ, और वो जो प्रश्न है वो पर्सनल था, वो ऑफिशियल नहीं था। तो चाणक्य जी ने वो आचार्य चाणक्य ने वो क्वेश्चन सुनने के बाद उनको रुकने के लिए बोला और एक लैंप जलाया और दूसरा लैंप बुझा दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि जो आया क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करें। तो उन्होंने बताया कि वो जो लैंप था, मैं ऑफिशियल काम कर रहा हूँ तो ऑफिशियल कैंडल जल रहा था, और आप अभी जो पूछने वाले हैं वो पर्सनल है, तो पर्सनल एक्सपेंस से जो ख़रीदा वाला लैंप जो है उसको लाइट कर फिर उनका जवाब दिए थे। तो इसमें ये बताया दोस्तों, ऑफिस काम के लिए ऑफिस एक्सपेंसेस, पर्सनल काम के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इस तरह का स्ट्रैटेजी, इस तरह की आइडियोलॉजी था दोस्तों आचार्य चाणक्य जी का।
अभी चलते हैं अगले स्टोरी में। अगली स्टोरी है दोस्तों गोल्डन कॉइन से रिलेटेड कुछ है। तो अगली स्टोरी में दोस्तों एक दिन क्या हुआ, आचार्य चाणक्य ने अपने ऑफिस में कुछ काम होने के बाद, ऑफिस काम होने के बाद अपने एक ऑफिशियल से कहा कि उनका सैलरी लेके आके उनको दे दीजिए। तो वो जो ऑफिशियल है वो गए, उनका सैलरी उठाया। तो एक्चुअली क्या था उस टाइम में, चाणक्य जी, आचार्य चाणक्य जो है एक पावरफुल मिनिस्टर होने के बावजूद एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जिनका सर्वाइवल उतना खर्चा नहीं होता था। इसीलिए वो अमाउंट भी उतने ही लेते थे जितना उनके लिए सफिशेंट है। तो उनका सैलरी कम था, बाकी लोग का ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन इनका सैलरी जो है इनको सिर्फ जितना ज़रूरत था उतना ही था। तो जब वो जो स्टाफ जिसको भेजा था सैलरी लेके आने के लिए, वो जब लेके आए तो उन्होंने देखा, जो स्टाफ देखे तो उनका तो इतना कम पैसा है, इससे ज़्यादा तो मेरा है, तो इसमें कम से कम हम एक दो गोल्ड कॉइन और ऐड कर देंगे इसमें। तो उन्होंने क्या करा, उसमें एक कॉइन ऐड कर दिया कि चलिए एक एक्स्ट्रा दे देते हैं इनको। तो लेके आए, वो सैलरी लेके आके चाणक्य जी को दिए। तो उसमें देखा गोल्ड कॉइन है एक एक्स्ट्रा। तो पूछा ये क्या है? तो उस स्टाफ ने बताया कि आप इतने काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप तो इतना पावरफुल मिनिस्टर है, आप इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप लेते नहीं, और आपके कपड़े भी इतना सही नहीं लगते, तो आप रख लीजिए करके। आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि मेरा जो सैलरी है इतना काफ़ी है, मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का मेहनत का पैसा है, इसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। वैसा करके वो रिटर्न कर दिए और बताए, उनको गुस्सा भी हुआ कि इस तरह का काम आगे कभी नहीं करे। और उन्होंने बताया कि मेरा जो पहनावा है, मेरा जो कपड़ा है वो मेरे लिए ठीक है ये, और कंफर्टेबल है, और ठंड से मुझे बचाता है, तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, मेरे लिए इनफ है, और मेरे को एक्स्ट्रा ये सब ज़रूरत नहीं है, और आइंदा से इस तरह गलती नहीं करना बोल के वार्न करके भेज दिए थे। तो दोस्तों इसमें हम समझ सकते हैं कि इनके सोच विचार जो है किस तरह के हैं, कितने स्ट्रिक्ट है, अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रिक्ट, गलती को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, और किसी को गलती करते हुए भी नहीं देखेंगे, उनको पनिश करना है तो पनिश करेंगे, किसी भी हद तक का जा सकते थे। और इन्होंने कभी करप्शन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, अलाउ ही नहीं करते थे। इतना परफेक्ट इनका होता था कैलकुलेशंस, कहाँ लूप होल्स होता है, कहाँ नहीं होता है, इसको कैसे बचाया जाए, तो करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ कैसे बनता है, क्या क्या चांसेस है करप्शन होने का, ये पूरा जो सिस्टम है उनको सब पता है दोस्तों। हो सकता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, वारफेयर में, फॉरेन पॉलिसीज़ में, फ़िलॉसफी में, ये सारे सब्जेक्ट्स में उनका जो मास्टरी है, जो एक्सपर्ट हैं वो दोस्तों। इसीलिए आचार्य चाणक्य को पता है हमारे सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में, गवर्नमेंट सरकारी सिस्टम में, साम्राज्य में किस तरह से करप्शंस होते हैं और उनको पकड़ना कितना मुश्किल है। तो दोस्तों इसी विषय में अमित शाह जी ने एक और बताया भी है उनका विचार। भ्रष्टाचार के लिए, कठोरता के लिए तो बहुत कठोर चीजें कही, मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि इसको एक अलग रेफरेंस में लिया जाएगा, मगर भ्रष्टाचार कितना खतरनाक है इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा था कि कोई भी राजा ऐसा कहता है कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है, तो वो जीवा पर, मतलब अपने टंग पर मधु रखकर, हनी रखकर कहना कि मुझे ये स्वीट टेस्ट नहीं आता है, इसके जैसा है, ये असंभव है। तो राज्य के अंदर भ्रष्टाचार शाश्वत है, वो रहेगा ही, ऐसा कर कर उन्होंने शुरुआत करी है। बाद में उसको पकड़ना कितना कठिन है। तो जल के अंदर मछली तरती है, तो वो पानी पी रही है नहीं पी रही है
वो कोई भी दिखे तो मालूम नहीं पड़ेगा। इस तरह से कर्मचारी राज के कोष से पैसा खा रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत कठिन है पकड़ना। तो दोस्तों हम हमारे सिस्टम में करप्शन को एक तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये होगा ही होगा, होना ही है, होते रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैसेज तो वैसा ही है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों इसी तरह उनका एक कोट है जो करप्शन को डिफ़ाइन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो चाहे या ना चाहे, या फिर उनको पसंद हो करप्शन करना या फिर ना पसंद हो करप्शन करना, वो कहीं ना कहीं जो है एक हनी की तरह या फिर एक पॉइज़न की तरह, मतलब या फिर खुशी से या फिर दुखी से, मतलब चाहे या ना चाहे, वो कैसे भी करके जो है वो करप्शन को टेस्ट तो ज़रूर कर देते हैं दोस्तों। फाइनली कैसे न कैसे किसी भी टाइम में, अपने टेन्योर में, किसी भी वक्त, किसी भी तरह से वो उनको टेस्ट लग ही जाता है। तो इस तरह में पता चलेगा कि वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपने कोई करप्शन करके ज़्यादा कमा लेगा, कोई कम कमा लेगा, या फिर कोई बहुत कम कमाएगा, वैसा हो सकता है। लेकिन करप्शन तो होता ही है, वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। कूटनीति के बारे में उनका सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, सबको मालूम नहीं होगा कि चाणक्य के सूत्र है साम दाम दंड भेद। ये चारों सूत्रों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया था। इसकी प्रायोरिटी भी तय कर दी है, साम दाम दंड और भेद, ये चारों की प्रायोरिटी तय कर कर वो गए हैं, लिख कर गए हैं, और ये चारों को बहुत अच्छे तरह से व्याख्यायित किया है। मगर एक उन्होंने वहां पर फुटनोट लगा दी है, साम नाम दंड भेद ये अमात्य ने करने चाहिए, परंतु राजा के लिए नहीं, राज्य के लिए, व्यक्ति को टिकाने के लिए, व्यक्ति को यशस्वी बनाने के लिए नहीं करने चाहिए, राष्ट्र को करना चाहिए। दोस्तों चाणक्य एक ऐसा साम्राज्य चाहते थे जिसमें प्रजा जो है कुछ हो, उनका मेहनत कहीं वेस्ट ना हो और खुश रहे, और उनके जो राजा हैं वो भी उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो करते हुए, क्योंकि जब राजा कोई रूल्स फॉलो करेगा तभी तो उनका प्रजा फॉलो करेगा। जब राजा ही अगर करप्शन में इन्वॉल्व है, करप्शन करता है या फिर लग्जरी एंजॉय करता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, तो प्रजा क्या करेगा दोस्तों। तो ये जो बदलाव है पहले एक राजा में आना चाहिए, वो स्ट्रिक्टनेस, वो इंटेलिजेंस, वो सब कुछ एक राजा में होना चाहिए। उसके बाद उसी से फिर जो है प्रजा को चेंज कर पाएंगे, सुधार पाएंगे, ठीक हो पाएगा। तो दोस्तों कोई भी चाणक्य बनना, चाणक्य टाइटल लेना क्या उतना आसान है? मेरे 100 जीवन के काम का योग भी, टोटल भी, चाणक्य के पैर की जूती नहीं बन सकता। इसलिए इस तरह का शब्द प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं है। और एक तरफ देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक पोयम में डिस्क्राइब करते हुए हमारा फ्यूचर इंडिया को बताए हैं, आप सुन सकते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वे चाहते हैं जागे न कोई, वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले, बस रात का कारोबार चले। वो नशा बांटते जाए, वो नशा बांटते जाए और देश यूं ही बीमार चले। वो नशा बांटते जाए और देश यूं ही बीमार चले। पर जाग रहा है देश सारा, पर जाग रहा है देश मेरा। हम भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माओ बहनों की अस्मत पर, माओ बहनों की अस्मत पर ईद नजर लगाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपनी देश की धरती पर, मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, अब घड़ी फैसले की आई। हमने है कसम अब खाई,
अब घड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई, हमें फिर से दोहराना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे, न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।